हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की करंट अफेयर्स जो कि मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक, ये सारी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक इकोनॉमी यहाँ पे बची हुई है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे टॉपिक है अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी टॉपिक है, जो कि है आत्मनिर्भर भारत। ये क्या है, क्यों है और कैसे है, इसके बारे में डिटेल देखने वाले। फिर अगर ये आपकी आर्टिकल बहुत अच्छे से दी गई है तो इसको मैं अच्छे से टाइम लेकर यहाँ पे समझाने वाली हूँ। और अगर टाइम लगता है तो यहाँ पे स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट, यानी कि गवर्नमेंट की कितनी यहाँ पे कर्ज है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सरफेसी एक्ट के बारे में देखेंगे। बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इससे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस पूछी गई है, तो आई होप कि आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी पॉइंट बताने वाली हूँ। इस बार टोटल 10 आर्टिकल है यहाँ पे, तो कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट लेसन में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछी थी, उसके आंसर बता देती हूँ। और लास्ट जो साइंस एंड टेक की लेसन हुई थी तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने लायक था नहीं, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ पे आपकी थियोरेटिकल थी। बट कोई नहीं, नेक्स्ट मैं जो लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्ट्स एंड फिगर आपको याद दिलाना चाहिए, तो इस तरीके से मैं क्विज रेगुलर पूछते रहूँगी। चलिए, आज जो लास्ट लेसन में कुछ क्वेश्चंस पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ, फिर हम लोग अपने यहाँ पे एक आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। सो ये बेसिक यहाँ पे 4 क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछा गया था। फर्स्ट है यहाँ पे कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अभी इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी, वो भी गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए सेटअप किया जा रहा है, तो किस जगह पे किया जा रहा है, और ये ऑब्जर्वेटरी जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ये कहाँ पे किया जा रहा है। सेकंड है कि इरावदी डॉल्फिन जो है ये किस एरिया में पाया जाता है, ये बताना है। थर्ड है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से आप लोग क्या समझते हो। एंड फोर्थ बताना है कि इंडिया जो फाउंडिंग मेंबर है वो किस में से है, रिम्स के है या फिर एडीबीसी के, या फिर दोनों के है या फिर दोनों के नहीं है। तो इंडिया जो फाउंडिंग मेंबर है ये दोनों के है, यानी कि रिम्स कहने का मतलब है कि रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया, एंड एडीपीसी इज एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। तो आइए इन सबका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पे कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी, वो भी गैंगेटिक डॉल्फिन के ऊपर जो सेटअप किया जा रहा है वो यहाँ पे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। और ये जो ऑब्जर्वेटरी आपको देखने को मिलेगा विक्रमशिला जो गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, इसी में आपका बनाया जा रहा है। इरावदी डॉल्फिन के बारे में कहें, जिसका IUCN स्टेटस यहाँ पे इंडेंजर्ड है। और इरावदी रिवर के अलावा जो है ये इंडिया के गंगा, चिल्का रिवर और साउथ ईस्ट एशिया मेकोंग रिवर में ये पाया जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है क्या? ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट स्टॉर्म है, और ये ओशन में आपका ट्रॉपिकल वाले एरिया में ओरिजिनेट होता है, फिर कोस्टल एरिया में आता है, और एक लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी तूफानी यहाँ पे आपको हवा चलती हुई दिखेगी। उससे आपका यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपका जो है तूफान यहाँ पे आता है, तो इसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। तो बात करते हैं हम लोग आत्मनिर्भर भारत, ये क्या है, क्यों है और कैसे है। ठीक है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 20 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज यहाँ पे दिया गया है, जो कि लार्ज स्केल में स्ट्रक्चर रिफॉर्म लेकर आएगा। तो ये व्हाट डज मीन आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है ये समझिए। प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ पे इंडिया को एड्रेस कर रहे थे तो इसमें इनके द्वारा कहा गया था ना कि इंडिया अब सेल्फ रिलायंस होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे सेल्फ सेंट्रिक अरेंजमेंट जो है, ये नहीं है कि सेल्फ सेंट्रिक अरेंजमेंट होगा, सेल्फ रिलायंस होगा। कहने का क्या मतलब है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखोगे कि हमारे यहाँ जो है इनग्रेंड हो गए हैप्पीनेस से, कॉर्पोरेशन से और पीस से। ये एक बहुत ही बड़ा बात यहाँ पे कहा जा रहा है इनके द्वारा, जिससे कि हम लोग सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे, यानी कि हम लोग अपने कंट्री पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो है एक तरीके के हैप्पीनेस के साथ जुड़ पाएंगे, कॉपरेशन आएगा, और साथ ही साथ हम लोग जो है शांति ला पाएंगे पूरे वर्ल्ड में। ये एक आपका किस पे बेस्ड है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, द कल्चर डैट कंसीडर द अर्थ टू बी अ मदर, यानी कि हमारा जो अर्थ है, हम लोग कहते हैं ये भूमि है, हमारी मातृभाषा है, मातृभूमि है। तो मातृभूमि के बेसिक्स पे यहाँ पे जो है इसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे क्लियरली आप देखोगे कि जो आइडिया है सेल्फ रिलायंस का, ये इस तरीके का नहीं है ना कि हम लोग को इंपोर्ट सब्सिट्यूट करना है या फिर आइसोलेट हो जाना है। ये दो चीज़ से आप लोग जो है अवेयर होइए। ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर कहने का मतलब है कि अब हम लोग इंपोर्ट को यहाँ पे एक अल्टरनेटिव लेकर आ रहे हैं, कि इंपोर्ट हम लोग दूसरे कंट्री से सामान को नहीं मंगवाने वाले, या फिर हम लोग एकदम से कट जाएंगे पूरे वर्ल्ड से और आइसोलेट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एलिमेंट्स है जो कि काफ़ी एसेंशियल है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट को समझ पाएंगे। सबसे पहला क्या है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, यानी कि कोविड-19 के बाद आप देखोगे कि ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। सेल्फ सफिशिएंसी जो आज की डेट में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि हम लोग को अपनी ही कंट्री में जो हमारी एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करना है, कॉम्पीट करना है पूरे वर्ल्ड में, और साइमल्टेनियसली हम लोग को वर्ल्ड के साथ जो है ना यहाँ पे, और वर्ल्ड को यहाँ पे पूरी तरीके से हेल्प प्रोवाइड
प्रोवाइड करना है। तो ये हो गई कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। सेकंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेजिलियंस। अब रेजिलियंस किस टर्म में, तो ये रेजिलियंस का मतलब है कि इंटरनल स्ट्रेंथ, यानी कि अपने आप में ही स्ट्रेंथ लेकर आना है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, और एक सेंस ऑफ नेशनल मिशन यानी कि मैन मेकिंग, यानी कि स्वामी विवेकानंद के टर्म में जो है हम लोग इंसान को अब यहाँ पे जो है ना बनाने वाले हैं। इंसान बनाने का मतलब है कि वैसा नहीं कि इंसान बनाने वाले, इंसान बनाने का मतलब है कि जो बच्चे हैं उस पर अलग तरीके का फोकस किया जाएगा, उनके एजुकेशन पे। जो हम लोग अब जब ग्रेजुएट होते हैं तो उस समय एक स्किल डेवलपमेंट में अलग तरीके का फोकस किया जाएगा। इंसानों को एक अलग तरीके से बनाया जाएगा, यानी कि हमारे कंट्री में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए वो सारी चीज़ें जो है अब हम लोग अपने ही इंसान को यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें रेजिलियंस है, जिससे कि एडिशनल प्रोटेक्शंस हो पाएगा हमारे डोमेस्टिक इंटरप्राइज में। जैसे कि आप लोग देख लो कि जो ग्लोबल टेंडर्स है, यानी कि 200 करोड़ तक का जो फॉरेन प्लेयर्स का जो टेंडर है ना, उसको यहाँ पे डिसअलाउ कर दिया गया। और इसका एम बस यही है कि हम लोग को अपने यहाँ जो सिस्टम की रेजिलियंस है उसको बढ़ानी है, और हम लोग की जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है, लघु उद्योग है, उसको हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। डिसेंट्रलाइज्ड लोकलिज्म होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके अंदर जितना भी यहाँ पे काम चलता है वो डिवाइडेड है। हर एक तरीके की स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पे आपका डिवाइडेड है, यानी कि कुछ जो काम है ये स्टेट गवर्नमेंट मिलकर करती है, स्टेट गवर्नमेंट से भी आपको देखने को मिलेगा कि लोकल गवर्नमेंट करती है। तो इस तरीके से एक डिसेंट्रलाइज यहाँ पे आपका काम किया जाता है, यानी कि एक आपके एक के पास, एक पर्सन के पास पूरी तरीके से पावर नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज लोकलिज्म है। ये इससे क्या होगा ना कि एक सिस्टम क्रिएट हो पाएगा जिससे कि हम लोग लोकल ब्रांड को यहाँ पे ले पाएंगे। हमारे यहाँ में इंडिया में बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है और जितने भी ब्रांड है उसको हम लोग इंकरेज करेंगे। साथ ही लोकल कैपेसिटी जो बिल्डिंग है और हमारे यहाँ की जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है और हमारे यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम लोग यहाँ पे इंकरेज करेंगे। जैसे कि आप लोग देखो कि ECA APMC सिस्टम को हटाकर इससे क्या है कि हमारी जो लोकलाइज डिसीजन मेकिंग है फार्मर्स के द्वारा उसको अनेबल किया गया है, और अब जो है ना नेशनल कॉमन मार्केट में भी ये यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिस्टम है सोशल ट्रस्ट का। सोशल ट्रस्ट कहने का मतलब है कि सिस्टम है जहाँ पे इकोनॉमिक एंटिटीज़ का ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब वो सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे। एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ सोशल ट्रस्ट की यहाँ पे ज़रूरत है। एबिलिटी होना चाहिए जिससे कि हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट को भी इन्फोर्स कर पाए, और इसी के बदले में जो है रिफॉर्मेशन लेकर आना है, यानी कि जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें फिर से यहाँ पे रिफॉर्म लाना है जिससे कि कुछ बेटर हमारे कंट्री में हो सके। तो ये सारी मतलब है हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत का। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत और जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जा रहा है इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो रिलाइड करती है एक्सटेंसिवली इम्पोज करना, यानी कि हाई इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाएगा, और जो फॉरेन ट्रेड है, बाहर की जो व्यापारी है, उसको हम लोग डिस्करेज करेंगे। और आत्मनिर्भर भारत में क्या है ना कि हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं अपने यहाँ रिफॉर्म लाने का, यानी कि जिस जिस फील्ड में जो चीज़ों की कमी थी उस चीज़ों में आपका जो है रिफॉर्म लाया जाएगा। साथ ही हमारे यहाँ की जो बिज़नेस करने का तरीका है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। जैसे कि फॉरेन फर्म्स जो हमारे कंट्री में है उसको हम लोग जो है यहाँ पे देखते हो कि फॉरेन फर्म्स है, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है यहाँ पे भी आपको फर्म्स देखने को मिलेगा। तो उनको हम लोग को इम्प्रूव करना है, बिजनेस करने का तरीका यहाँ पे हमारा जो है इंक्रीज़ हो पाएगा। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट है कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस है वो यहाँ पे एडवोकेट क्या करता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रलाइज्ड फंडे पे चलता है, टॉप डाउन फंडे पे चलता है। वहीं अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो इसमें हमारा क्या है कि डिसेंट्रलाइज्ड फंडा है। साथ ही यहाँ पे फ्री करना है इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप को और इनोवेशन को, जो है ना हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेटिक जो हडल्स है उससे हम लोग को फ्री करना है। समटाइम्स आप लोग देखते हो कि ब्यूरोक्रेटिक जो यहाँ पे हडल्स होता है उस सारी चीज़ों को अब यहाँ पे हम लोग को जो है हटाना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो पॉलिटिशियन के अंदर में आकर काम करते हैं। तो कई बार जो है बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम भी करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट भी करते हैं, आगे लेकर भी आते हैं, लेकिन समटाइम्स पॉलिटिकल प्रेशर के कारण वो अपने तरीके से इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है ना कि जो ब्यूरोक्रेटिक यहाँ पे हडल्स देखने को मिलता है कि कुछ हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ जो इनोवेशन है वो बाहर अगर नहीं निकल कर आ पा रही है तो वो सारी चीज़ें अब बाहर निकल कर आएगी। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे क्या है कि सेंट्रलाइज्ड फंडा होगा या फिर टॉप डाउन मॉडल होगा, इस तरीके का अप्रोच अब हमारे कंट्री में नहीं होगा। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस का क्या मतलब है, आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब है, और इन दोनों में किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन है, ये सारी चीज़ों में अब डिफरेंस आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि क्यों आत्मनिर्भर जो है ये इम्पॉर्टेंट हो चुका है आज के डेट में।
तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे देखिए हम लोग को क्या है कि यहाँ पे जो कोविड-19 हुई थी उसके कारण हमारी कंट्री जो है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन था जिसकी वजह से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। फैक्ट्रीज, दुकान, सारी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट बंद थे और हम लोग घर पे लॉक हो चुके थे। इसके कारण जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, हमारी जो इकोनॉमिक फॉल आउट है वो देखने को मिला है। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है कि हम लोग को अपने इकोनॉमी को रिवाइव करना है, रिकवर करना है। जितने ज़्यादा हम लोग हिट हो चुके हैं इकोनॉमिक चीज़ों से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग को रिकवर करना है। सेकंड है कि हम लोग को सप्लाई चेन मेंटेन करना है, क्योंकि ये चीज़ भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सप्लाई चेन हमारी डिसरप्ट हो गई है, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो, चाहे वो सर्विस फील्ड में हो। तो हर जगह जो है हमारी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई है। फिर डेवलपमेंट गैप जो है उसको इमर्जेंस करना है, क्योंकि एक डेवलपमेंट का गैप देखने को मिल गया। कोविड-19 से पहले जो है अच्छा खासा डेवलपमेंट चल रहा था, लेकिन अब जो है उसमें हम लोग को कहीं ना कहीं गैप देखने को मिल रहा है, तो उसको फिर हम लोग को रिकवर करना है। और हेल्थ एंड इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस लेकर चलना है, यानी कि हाई डिपेंडेंस हम लोग क्या करते थे ना कि दूसरी कंट्रीज़ जो है उनके उनके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते थे, चाहे हम लोग क्रूड ऑयल के लिए हो, रॉ मटेरियल के लिए हो, या फिर किसी और भी चीज़ों के लिए हो। लेकिन हम लोग दूसरे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिपेंड होते थे। वेस्ट एशिया में हो गए, सेंट्रल एशिया में हो गए, साथ ही यूरोपियन कंट्री की अगर कम बात करें तो साउथ ईस्ट में ज़्यादा हम लोग जो है डिपेंडेंट हो गए थे। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जब उस कंट्रीज़ में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो उसके कारण हमें भी प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसलिए बेटर है ना कि अपने कंट्री पे फोकस करो, अपने कंट्री पे जो है एक डेवलपमेंट लेकर आना है, जिससे कि दूसरे की कंट्रीज़ में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो हमें अपने कंट्रीज़ में किसी भी तरीके का अफेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आत्मनिर्भर है ना वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे पहली पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं कि इकॉनमी को रिकवर करना है, वो भी फास्टर तरीके से। तो इंडिया में ये एबिलिटी है कि जो हम लोग कोविड-19 से जो इफेक्ट हुआ है ना उसको हम लोग बेटर तरीके से रिकवर कर सकते हैं। और रिकवर कैसे करेंगे? जो हमारी डिपेंडेंसी थी, यानी कि जो हमारी दूसरी कंट्रीज़ के इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंडेंसी थी, उसको हटाकर हम लोग अब अपनी कंट्रीज़ के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उस पर डिपेंडेंस दिखाएंगे। और इसी के साथ क्या होगा, इस मिशन का यही एम है कि हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर्स हो, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हो, इन सारे इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है और कॉम्पिटिटिव बनाना है। वो भी कैसे करके? तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके और कुछ चीज़ों को रिफॉर्म करके, यानी कि पहले से जो चीज़ें आती जा रही है अब उस तरीके से जो चलेगा नहीं, क्योंकि एक न्यू नॉर्मल है। आप लोग भी जो ज़िंदगी जी रहे हो आज की डेट में एक न्यू तरीके से चल रहे हो। पहले के दिन में जब आप लोग बाहर जाते होंगे तो आप लोग के हाथों में जो है आप लोग के पर्स में कुछ भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो होता ही होगा, चाहे वो आप लोग के लिपस्टिक हो, लिप बाम हो, लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली हमारे पर्स में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें होती है। लेकिन आज की डेट में क्या लेके चल रहा है? मास्क लेके चलना है, सैनिटाइज़र लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें एसेंशियल हो गई है, मोर देन लिपस्टिक एंड लिप बाम एंड ऑल। ओके, तो ये वाली चीज़ें हो गई है। तो इसमें क्या है ना कि हम लोग को रिफॉर्म लेकर चलना है। तो हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में तो न्यू नॉर्मल देख रहे हैं, उसी तरीके से एक प्रोफेशनल लाइफ में भी न्यू नॉर्मल लेकर आ जाएगा और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड है कि जो सप्लाई चेन हमारी यहाँ पे डिसरप्ट हो गई थी उसी को लेकर चलना है, क्योंकि कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जो है लॉकडाउन के कारण पूरी तरीके से सप्लाई चेन हमारी डिसरप्ट हो गई है। और इसके कारण अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो कंट्रीज़ की कैपेबिलिटीज़ है उसको और ज़्यादा बूस्टअप करना है। और सप्लाई चेन का जो शॉक है ना आगे आने वाले फ्यूचर में, जो इस तरीके से सप्लाई चेन हमारी ब्रेक हो जाती है क्योंकि हम लोग दूसरे कंट्रीज़ पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, तो वो चीज़ें ना हो। अगर इस तरीके का पैंडेमिक अगर हम लोग आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा देखें तो इस तरीके की सप्लाई चेन वाली प्रॉब्लम ना हो। थर्ड है कि डेवलपमेंटल गैप जो हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे हम लोग। लॉन्ग टर्म आप लोग देखते थे कि यहाँ पे डेवलपमेंटल गैप जो है उसके लिए लॉन्ग टाइम लग जाता। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस है इंपोर्ट करने में, और ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है किसमें? तो ये अफेक्ट करती है हमारे इंडिजिनियस इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि हम लोग को कोई डैम बनानी है। ओके, डैम बनाने के लिए जो भी मटेरियल की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से। फॉर एग्जांपल कि चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो चाइना से ऐसे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन डैम बनाने के लिए जितनी भी सारी चीज़ों की ज़रूरत है वो हम लोग जो है चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं कहने का मतलब क्या है कि चाइना पर हम लोग प्रेशर कर दिए कि हम लोग को इतने सारे मटेरियल्स चाहिए, तो चाइना की जो इंडस्ट्री है ना उस हिसाब से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेगी। इट मीन्स कि ग्रोथ कहाँ हो रहा है? तो चाइना के यहाँ ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री उस
उस तरीके से काम कर रही है, उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्टअप हो रहा है, उनका सर्विस सेक्टर बूस्टअप हो रहा है, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो उनका जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम हो पा रहा है, करेंट अकाउंट डेफिसिट वो मेंटेन हो पा रहा है। तो सारी चीज़ें क्या हो पा रही कि चाइना का यहाँ पे सही हो पा रहा है। हमारे यहाँ हमारे कंट्री का क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग तो डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री में। तो बात यही पे की जा रही है कि जो डेवलपमेंटल गैप है, अब हमें अपने कंट्री पे फोकस करना है। अब हमें वो सारी चीज़ें, डैम बनाने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी, अब हम लोग अपने ही कंट्री में बनाएंगे, उसको पहले इनोवेट करेंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीज़ों को करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो चीज़ किसी चीज़ की कमी है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है। जिस दिन हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करने लगेंगे ना, उस दिन हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो इसको भी यहाँ पे देखना है। हेल्थ एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो कोविड-19 के बाद जो है ये देखने को मिला कि बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग जो है कोविड-19 के ही टाइम पे हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि सप्लाई चेन बंद हो चुकी थी, सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लॉक हो चुकी थी, लॉकडाउन हो चुका था। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होते थे, जैसे रॉ मटेरियल हम लोग को बाहर से चाहिए, लेबर भी बाहर से चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी सिक्योरिटी क्राइसिस के लिए थी, यानी कि हमारी सिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं हर्ट होती है। हम लोग एक आर्टिकल भी डिस्कस किए थे कि चाइना वाले कितना ज़्यादा जो है अपने फर्म्स को इंडिया में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं हमारे कंट्रीज़ में इंक्लूड होकर हमारे लोगों से घुल मिलकर वो हमारी डेटा को कहीं ना कहीं स्नैच कर रहे हैं, हमारे बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का अगला मूव क्या है, इंडिया क्या करना चाह रही है, इंडिया का मिशन क्या है। सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमारे लोगों से घुल मिलकर वो सारी बातें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं थ्रेट में है, कहीं ना कहीं क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो अब ये काम नहीं करना है, हमें बाहर के कंट्री से कुछ नहीं चाहिए, हमें बाहर के कंट्रीज़ को अपने कंट्रीज़ में जो है इस तरीके से इतना ज़्यादा स्पेस नहीं देना है कि वो हमारे सिक्योरिटी पे वो हमारे सिक्योरिटी के लिए हार्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की बात करें तो इसमें क्या है ना कि बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि हम लोग बाहर कंट्री से खरीदते हैं। जैसे कि आप लोग देख लो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स है, API है, जैसे कोई जेनरिक मेडिसिन अगर हम लोग बनाते हैं तो जेनरिक मेडिसिन का हब माना जाता है इंडिया को, लेकिन हब माना जाता है ओके हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है और हम लोग एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन एक्चुअली जो बात है कि जेनरिक मेडिसिन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, वो हम लोग चाइना से मंगवाते हैं। और आप लोग को ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 70% जो API है ना, इट मीन्स की जो रॉ मटेरियल है फॉर मेकिंग जेनरिक मेडिसिन, ये हम लोग इम्पोर्ट करते हैं चाइना से। मतलब आप लोग ये समझिए कि इस समय कोविड-19 के टाइम में सब कुछ हिट हो चुका था, ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, सप्लाई चेन ब्रेकआउट हो चुका था। तो हम लोग को अगर ये चाइना 70% जो हम लोग को जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, अगर ये API देना बंद कर दे तो हम लोग कैपेबल ही नहीं हो पाएंगे इस तरीके के जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए। ना हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ना मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो दोनों तरीके से कट हो चुके हैं, यानी कि जो रूट लेवल में जो जड़ वाली जो चीज़ होती है ना, वो हम लोग दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंस है। मीन्स आप लोग ये भी बात समझ सकते हो। ओके, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो जड़ वाली चीज़ से लेकर रूट से लेकर अपर तक हम लोग जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, वो हम लोग अपने कंट्री में बनाएं, अपने कंट्री में इस चीज़ का रिसर्च करें, अपने कंट्री में इनोवेशन करें और अपने कंट्री की सारी चीज़ों को यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करें। ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है। इसलिए बात निकल कर आ रहा है कि आत्मनिर्भर आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ये देखते हैं कि कैसे जो है हम लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे, स्ट्रैटेजी क्या क्या इस मिशन में अनाउंस किया गया। तो अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 20 लाख करोड़ का यहाँ पे स्टिमुलस अनाउंस किया गया है और इसमें सारे फेसेट रखे गए। इट मीन्स कि इकोनॉमी के हर एक फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया, एड्रेस किया गया है 4L में। सो व्हाट डज दिस 4L मीन्स? 4L मीन्स लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस। ये चार ऐसा चीज़ है जिससे कि यहाँ पे पूरे पैकेज में आपको देखने को मिलेगा कि हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर किया गया है। जो आत्मनिर्भर भारत का यहाँ पे आइडिया है वो 5 पिलर्स पे आपका बेस्ड है। 5 पिलर्स इट मीन्स कि 5 फील्ड आप कह सकते हो। क्या क्या है? फर्स्ट पिलर है इकॉनमी। इकॉनमी में सबसे ज़्यादा जो है हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है। सेकंड पिलर इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर्स वी कांट बी काउंट इन डेवलप्ड कंट्री। थर्ड इज़ आवर सिस्टम। इट मीन्स कि हमारी सिस्टम होनी चाहिए जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी हो, हमारी पॉलिसीज़ हो। फोर्थ इज़ आवर डेमोग्राफी। तो हमारी डेमोग्राफी कहने का मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन जितनी है उसमें से 15 ईयर्स से 60 ईयर्स के एज के जितने भी लोग हैं ना, उसको अब हम लोग को अपने हिसाब से उनको जो है इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब सॉरी फॉर दिस वर्ड, एक्चुअली हम लोग जो है अपने कंट्री में उनका यूटिलाइज़ करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि ये जो डेमोग्राफिक आपको देखने को मिलता है, हमारे
हमारे यहाँ के जितने भी यूथ्स होते हैं, जितने भी लेबर होते हैं, वो क्या करते हैं कि बाहर कंट्री में जाना प्रेफर समझते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो जितना काम कर रहे हैं उतना वो एकदम वैलिड से कमा पा रहे हैं और उनको अच्छा खासा काम मिल पा रहा है। हमारे यहाँ काम की कमी है, तभी तो लोग बाहर जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि वंदे भारत से जो मिशन चलाया गया उसमें हम लोग कितने सारे इंडियंस को गल्फ़ कंट्रीज से लेकर आए हैं, मालदीव से लेकर आए हैं, बहुत सारे कंट्री सिंगापुर से लेकर आए हैं, सारे आइलैंड्स वगैरह से लेकर आए। तो कितने सारे इंडियंस हमारे आ चुके हैं। और इवन मॉर्निंग में ही हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जिसमें कि हमारे इंडियन जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए, जो भी उस लेसन्स को अगर नहीं देखे, इनसाइट आईएएस की मॉर्निंग में 6:15 में आपकी हर एक दिन क्विज सेशन आती है। अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, बट अगर आप लोग सॉल्व नहीं करते हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर सॉल्व कीजिए। और जिस बच्चे ने वहाँ पे सॉल्व कर लिया ओके, जिस बच्चे ने नहीं सॉल्व किया उनके लिए ये क्वेश्चन है कि आप लोग का आंसर बतानी है कि हम लोग के जितने भी इंडियन ओरिजिन पीपल हैं वो सबसे ज़्यादा किस कंट्रीज़ में होते हैं। यानी कि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि वेस्ट एशिया, अगर आप लोग पहले लगाते हो वेस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा है, ये मैं आपको हिंट बता दी हूँ। उसमें आप लोग को बताना है कि किस किस कंट्री में किस किस तरीके से हमारे यहाँ के पॉपुलेशंस वहाँ रह रहे हैं। उसके बाद और कौन कौन सा आपका कॉन्टिनेंट है या फिर आपका कौन कौन सा लोकेशन है, इस हिसाब से आप लोग बता सकते हो। अगर आइडिया है तो ज़रूर बताइए, नहीं आइडिया है तो एक बार ज़रूर सर्च कर लीजिए, या फिर जो है मैं यहाँ पे आई बटन पे वो लेसन रख दूँगी, आप लोग क्विज़ ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमारे डेमोग्राफी को जो है अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। हम जैसे यूथ है तो हमारे हमारे ऊपर जो है इतना ज़्यादा स्किल इनोवेशन करने का कोशिश किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट करने का कोशिश किया जा रहा है। तो हमें अगर जॉब मिलेगा यहाँ पे तो हम लोग क्यों यूएस जाएंगे, हम लोग क्यों सिंगापुर जाएंगे, यहीं पे रह के क्यों नहीं काम करेंगे। उस तरीके का फैसिलिटी देना चाहिए, उस तरीके की इनकम देनी चाहिए, उस तरीके की सिक्योरिटी देनी चाहिए, है कि नहीं। फिफ्थ पिलर है यहाँ पे डिमांड। डिमांड होगा तभी यहाँ पे काम होगा, सबसे पहली बात यही होती है, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन की जो है हमारे कंट्री में ही डिमांड नहीं है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में डिमांड है। तो डिमांड है तभी तो हम लोग इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं, है कि नहीं। तो उसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग को एपीआई भी अपने कंट्री में ही इसको मैन्युफैक्चर करना होगा, अवेलेबल कराना होगा। हम लोग को नहीं ज़रूरत है कि हम लोग चाइना से ही 70% तक जो एपीआई हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो अब हम लोग को करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिमांड है इसकी। तो जिस चीज़ की डिमांड है तभी उस चीज़ का जो है सप्लाई होता है। तो ये 5 पिलर्स आप लोग को याद रखना है, इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आवर सिस्टम, आवर डेमोग्राफी एंड डिमांड। ओके, तो सेकंड यहाँ पे अब देखते हैं कि पैकेज जो है ना, इसमें आपका सारे सेक्टर्स को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। अगेन यहाँ पे 5 पार्ट्स है, 5 पिलर्स विद 5 पार्ट। तो 5 पार्ट में क्या है कि बिजनेस है, जिसमें कि सबसे पहले फोकस किया जाएगा हमारे एमएसएमई सेक्टर को, बिकॉज यू शुड नो कि एमएसएमई सेक्टर्स जो है हमारे यहाँ 40% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है जिनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलता है, 30% से ज़्यादा हमारे जीडीपी पे ये कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इट इज़ अ वेरी लार्ज सेक्टर्स, और इसमें जो है ना लोगों को बहुत सारा जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। तो सबसे पहला जो है बिजनेसेस को हमारे यहाँ इम्प्रूव करना है, और उसमें भी बिजनेसेस में कौन कौन सी बिजनेस, तो एमएसएमई वाले सेक्टर को। सेकंड है कि पुअर, इट मीन्स कि जो माइग्रेंट लेबर है और जो फार्मर है, कहने का मतलब हमारे जो किसान भाई है और जो माइग्रेंट लेबर है जो कि बाहर से कहने का मतलब है जैसे दिल्ली मुंबई वाले सिटीज़ से वो लोग निकल कर आए हैं, स्टेट से निकल कर आए, तो उन सारे लोगों को भी यहाँ पे जो है ध्यान देना है। थर्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आप लोग को पता है कि एक दिन के लिए भी अगर खेती ना हो, या फिर आप लोग समझ सकते हो कि खेती हो रही है, किसान भाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसान भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, तभी आज की डेट में हम लोग खाना खा पा रहे हैं, सिर्फ उनकी ही देन है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी बनता है कि उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ की प्राइमरी सेक्टर्स भी है, हमारे यहाँ की नहीं, इकॉनमी की प्राइमरी सेक्टर्स है, तो एग्रीकल्चर पे तो बनता ही है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। न्यू हॉराइजन होनी चाहिए ग्रोथ की, यानी कि जो भी ग्रोथ का हमारा पहले का जो था कि चलो किस किस सेक्टर में ग्रोथ करना है, तो वो एक अलग था, लेकिन अब हमारे यहाँ जो है न्यू हॉराइजन होनी चाहिए। गवर्नमेंट रिफॉर्म और अनेबलर्स होना चाहिए। गवर्नमेंट जो सोई रहती है, सुस्त रहती है, उस तरीके का काम नहीं चलना है। अब गवर्नमेंट को हर एक सेक्टर्स में कुछ रिफॉर्म लेकर आना है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, तो हर एक चीज़ अब न्यू तरीके से होने वाली है, और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 5 पार्ट। ओके, 5 पिलर्स ध्यान रखना है, 5 पार्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो पैकेज है इसमें कुछ इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट किया गया है कि लोकल प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करना है। जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे मेम्स चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में भी वीडियोज़ है कि चाइना प्रोडक्ट को आप लोग कैंसिल करो, फॉरेन प्रोडक्ट को कैंसिल करो, उसकी जगह जो है आप लोग हमारे इंडिया के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो।
तो ये सारी स्टॉप यूजिंग कॉलगेट एंड स्टार्ट यूजिंग मेशवॉक हो गया, पतंजलि का आपका दंत कांति हो गया। इस तरीके से जो है बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी में क्या है ना कि सिटीजन्स जो है उनको भी ये कहा जा रहा है कि वोकल अबाउट देयर लोकल प्रोडक्ट, यानी कि अब आप लोग भी अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए वोकल बन सको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे क्या होगा कि हमारी लोकल प्रोडक्ट जो है ना वो यहाँ पे ग्लोबल हो पाएगी। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये है ना, हमारा माइंडसेट ये है कि हम लोग बाहर के फॉरेन गुड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और इंडियन गुड्स को इंपॉर्टेंट ही नहीं देते। चलिए कहीं ना कहीं ये बात सही है कि हमारे इंडियन गुड्स में वो क्वालिटी नहीं होती, वो क्वांटिटी नहीं होती है जो कि फॉरेन गुड्स प्रोवाइड करती है। बट जब से हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे, अगर हम लोग इस चीज़ को ठान लेंगे कि हमारे इंडियन गुड्स अच्छे हैं, हमारे इंडियन गुड्स में वो क्वालिटी और वो क्वांटिटी है, तो हम लोग के दिमाग में ऑटोमेटिक उसको प्रेफर करने के लिए एक होता है ना कि इनर स्ट्रेंथ आएगा, इनर पावर आएगा, हम लोग फॉरेन गुड्स को ऐसे ही बाइकआउट कर देंगे। तो आप लोग को विश्वास करते करते धीरे धीरे जो है इम्प्रूव हो जाएगा। ये रेवोल्यूशन आप कह सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि हम लोग अपने ही कंट्रीज़ के लिए इतना ज़्यादा जो है अब समझ में आ रहा है सरकार को हमारी कंट्रीज़ का क्या एक दुर्दशा हो चुका था, हम लोग किस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर ईजिली रियलाई हो चुके थे। और इस तरीके की कोविड-19 ने हमारे आँख खोल दी और हम लोग जो है अपने यहाँ के सारी चीज़ों पर फोकस कर पा रहे हैं। तो आई होप कि गवर्नमेंट अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए और हमारे इंडिया मतलब कि हमारे कंट्री में रहने वाले लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। ओके, तो आप समझते हैं कि इस पैकेज को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। ये भी आप देख रहे होंगे कि ऐसा भी कहा जा रहा था, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल क्रिटिसाइज़ ही मुझे देखने को मिला, 90% आर्टिकल क्रिटिसाइज़ ही मैं पढ़ी हूँ। ऐसा भी बताया जा रहा था कि 20 लाख करोड़ बताया जा रहा है, और ऐसा कहा गया था सरकार के द्वारा कि ये हमारे जीडीपी का 10% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट रियली अगर इसके अंदर जाके देखें तो ये 1% ही यहाँ पे हमारे जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रहा है। 20 लाख करोड़ सिर्फ दिखाने के लिए है, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। तो उसी तरीके का ये स्टिमुलस पैकेज के बारे में भी कहा जा रहा था। बट क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा था ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म का जो की पॉइंट है वो यहाँ पे ये है ना कि गवर्नमेंट जो है टोटल एक्सपेंडिचर्स को यहाँ पे रेज नहीं करते हुए दिख रही है। ओवरऑल जो राइज है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में वो यहाँ पे पैकेज का अगर आप देखोगे तो जीडीपी का सिर्फ यहाँ पे 1% है, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहा जा रहा था कि ये जीडीपी का जो है ना ये 10% तक वो यहाँ पे खर्चे कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट खर्चे करने के लिए रेडी नहीं है। गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना चाहिए था, पैसे फेंकने चाहिए थे, लोगों के हाथों में पैसे देने चाहिए था, तभी इसको कहा जाता कि ये बहुत अच्छा पैकेज है। सेकंड है कि इमीडिएट सपोर्ट की कमी देखने को मिल रही है। अभी आप लोग समझ सकते हो कि इमीडिएट सपोर्ट कैसे होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई माइग्रेंट लेबर है, वो बेचारे जहाँ पे भी रह रहे थे, दिल्ली से उठ के अगर बिहार भी आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट लेबर आए हैं जो कि चल के आए हैं पैदल। ठीक है, उनको किसी भी तरीके का सुख सुविधा नहीं मिला, वो मजबूर थे क्योंकि उनके पास उस तरीके का सेविंग्स नहीं था, और जितना भी सेविंग्स था वो कुछ दिन जो है सरकार की सोच रहे होंगे कि सरकार कुछ हेल्प करेगी, तो उसके वेट में वो लोग वो रह गए। तो खाते पीते उनका भी पैसा ख़त्म हो गया, वो लोग चल फिर कर किसी भी तरीके से भूखे रहकर पानी पीते पीते केला खाते खाते वो बिहार पहुँचे हैं। अब वो बिहार पहुँचे तो ना उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, तो आगे के दिन वो कैसे काटेंगे। तो सरकार को सबसे बेसिक चीज़ ये करना चाहिए था कि कुछ पैसे ज़रूर देना चाहिए था हाथ में। जैसे महिलाओं के अकाउंट में, जो जन धन में जिनका भी अकाउंट था, तो उनको 500 रुपीज़ दिया जा रहा था 3 मंथ के लिए, चलिए 1500 रुपीज़ हो गया। लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि मेल को क्यों नहीं दिया जा रहा था। जो माइग्रेंट लेबर है उनका भी एक लिस्ट निकाल कर उनके भी अकाउंट में पैसे देने चाहिए थे, क्योंकि पैसे है तब इंसान कुछ भी अपने मन से खा सकता है। ऐसा भी बताया जा रहा था कि जो फूड फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था वो खाने लायक नहीं था। आप लोग भी इंटरव्यू सुने होंगे कि काफ़ी लोग ऐसे कह रहे थे कि पिछले 1 हफ्ते से खिचड़ी दे रहे हैं और सिर्फ 1 स्पून ही देते हैं, 1 चम्मच ही दे पाते, उससे ज़्यादा नहीं देते, बोलते ख़त्म हो गया। तो कितना दिन तक खिचड़ी खाएंगे, ऑब्वियस है बीमार पेशेंट थोड़ी है कि जो हम लोग खिचड़ी खाएंगे। और उस तरीके का आप लोग समझ सकते हो कि कैसा खाना बनता होगा। तो आपके हाथ में अगर आप पैसे रहेंगे ना, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अपने मन का कुछ भी खरीद के खा सकते हो, चाहे बिस्किट ही क्यों ना खाओ। उसमें क्या होता है ना कि आप अपने मन का, अगर आप हाइड एंड सीक भी 2 बिस्किट भी अगर अपने मन का खाओगे ना तो आपके पेट भर जाएंगे, लेकिन बेमन का उस तरीके से ख़राब खिचड़ी खाकर कोई भी नहीं जी सकता। तो बेसिक ये वाली बातें कही जा रही थी कि इमीडिएट सपोर्ट की कमी देखने को मिली। एक्सक्लूजन है, यानी कि कुछ जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म करना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो अच्छी तरीके से यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि बहुत सारे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है, जैसे कि
कि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होना चाहिए था, जितने भी यहाँ पे कमोडिटीज़ हैं, जो रूरल जॉब स्कीम है उसकी एक्सपेंशन होनी चाहिए, एफर्ट्स लगाना चाहिए जिससे कि फार्मर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें और उनको यहाँ पे बीज वगैरह दे, फॉडर वगैरह दे, फिंगर लिंक्स दे, डे ऑर्डर जो है, चिक्स है, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तब जाके यहाँ पे फार्मर्स का जो है वो कुछ भला हो पाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें कि क्रिटिसाइज़ किया गया। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो भी आत्मनिर्भर भारत का विजन है, अगर ये अनेबल हो जाता है तो बहुत सारे लार्ज स्केल और लॉन्ग टर्म मेजर्स है, जैसे कि सब्सिडी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है और हमारी जो पब्लिक रेगुलेशन है उसको स्ट्रेंथन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आगे आने वाले दिनों में जितना भी मेजर्स किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, और इसका जो ये इससे क्या होगा ना कि आपको कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा जो हमारा स्ट्रक्चर रिफॉर्म से, जो कि इस तरीके के पैकेज में अनाउंस किया गया है। तो बहुत ही अच्छा एक मूव बताया जा रहा है। नो डाउट आप लोग भी ये समझ रहे होंगे कि मूव अच्छा है, आत्मनिर्भर का भारत का मूव अच्छा है, लेकिन ये जो 20 लाख करोड़ का जो ये दिखाने के लिए सरकार इस तरीके से रख देती है तो ये एक बेटर नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे जो है ना, जिस लोगों को इस तरीके का बेनिफिट मिलना चाहिए एक्चुअली उन लोगों को मिलता नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आत्मनिर्भर भारत। लेकिन इस मैगजीन में एक अलग से भी आत्मनिर्भर भारत आपका टॉपिक है जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, उसमें और भी अच्छे से डिटेल में दिया गया है, जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छा एक आंसर बन सकता है, क्योंकि ये टॉपिक तो आना है। ठीक है, अगर अभी आप लोग कोई स्टेट पीसीएस अगर लिखने वाले हो, या फिर अगर आप लोग एक साल के अंदर अगर स्टेट पीसीएस लिखने वाले हो, या फिर यूपीएससी की मेंस जो जनवरी में होने वाली है, तो इसमें ये टॉपिक तो आपको पक्का कैच होने वाला है। तो इस पर आप लोग को अच्छा एक आंसर जो है बना के रखना है। और अपेंडिक्स में दिया गया यही कहा जा रहा है कि इस डिटेल में आपको जो है देखने को मिलेगा, तो वो भी मैं लेसन ज़रूर लूँगी। ओके, अब आते हैं ये आर्टिकल देख लेते हैं। वैसे हाफ एन आवर हो गए, बट प्लीज़ टाइम का इशू मत आप लोग कीजिएगा। कभी कभी कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम आप तो आधे घंटे में एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, पता नहीं कैसे आप इतना जल्दी कवर कर पाओगे। देखिए, आप अगर टाइम को लेके चल रहे हो तो फिर तो हो गया। टाइम क्यों देखते हो, ये देखो कि आपको पूरी अच्छी तरीके से मैं समझा रही हूँ कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं आप लोग लैग तो नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें देखिए ना। आप लोग क्या देखते हो कि मैम टाइम बहुत लग गया। देखिए, जैसे मैं ये आर्टिकल आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि ये भी थोड़ी सी लेंथी है, टाइम इसमें भी लगेगा, तो आप लोग बस दिल थाम के बैठिए, क्योंकि समझना ज़रूरी है, टाइम ज़रूरी नहीं है। ठीक है, टाइम ज़रूरी है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी ये समझने के लिए आप लोग को टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए सब बातों को साइड में रखिए। स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट देखते हैं कि गवर्नमेंट डेट यानी कि गवर्नमेंट कितने कर्जे में है, इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक 9th एडिशन यहाँ पे आपका रिलीज़ किया गया है, जो कि स्टेटस पेपर ऑन द गवर्नमेंट डेट है, जिसमें कि डिटेल एनालिसिस यहाँ पे है कि कितना ओवरऑल जो डेट का पोजीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे आप देखोगे कि इस स्टेटस पेपर में एनालाइज किया गया है कि कन्वेंशनल इंडिकेटर यानी कि डेट सस्टेनेबिलिटी, जैसे कि डेट टू जीडीपी रेशियो, कहने का मतलब है कि टोटल डेट कितना है गवर्नमेंट के पास, और जीडीपी का यानी कि जो टोटल यहाँ पे एक साल के एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी टोटल प्रोडक्शंस हो रहा है फाइनल गुड्स का, तो उससे आप लोग जो है इसमें डिवाइड करना है टोटल कितना यहाँ पे आपका डेट है, तो इसको बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। रेवेन्यू जो रिसिप्ट हो रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे किया जा रहा है, या फिर शॉर्ट टर्म जो डेट है, एक्सटर्नल डेट है, उसका कितना शेयर है, वो भी टोटल डेट का। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो भी फाइनेंशियल ईयर 1920 और 21-22 का, जिसमें कि बोरोइंग प्लान भी देखेंगे गवर्नमेंट का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरीके का जो डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि गवर्नमेंट की जो फाइनेंसिंग की ज़रूरत है उसको इंश्योर किया जाएगा, और पेमेंट ऑब्लिगेशंस है जो कि यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में होना चाहिए, और ये कंसिस्टेंट है, यानी कि अगर रिस्क की डिग्री यहाँ पे हाई होती है तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट कितना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। इस वाले में आप लोग फिगर में देख सकते हो कि सेंट्रल अगर गवर्नमेंट डेट की बात करें तो इसमें दो तरीके का डेट होता है, एक तो पब्लिक का कर्ज होता है, दूसरा यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज़ होते हैं। तो अगर पब्लिक डेट की बात करें तो यहाँ पे सारे लाइबिलिटीज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो भी किसके अगेंस्ट में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसके अगेंस्ट में जितना भी लाइबिलिटीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बारे में पब्लिक डेट में आपका आता है। दूसरे लाइबिलिटीज़ की बात करें तो जो कि पब्लिक अकाउंट में है, जैसे कि आपका अकाउंट ऑफ स्टेट प्रोविडेंट फंड है, रिजर्व फंड है, डिपॉजिट है, अदर अकाउंट है, ये सारे जो है ना आपका अदर लाइबिलिटीज़ में आता है। अब इसमें भी आप देखोगे कि पब्लिक डेट में दो तरीके का डेट है, एक तो इंटरनल डेट है, एक एक्सटर्नल डेट है।
इंटरनल डेट जो कि हमारे ही कंट्री में, एक्सटर्नल डेट जो कि हम लोग बाहर से बोरो करते हैं। एक्सटर्नल डेट जो है इसके बारे में आप देखोगे कि बाहर से बोरो करने का जो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में भी ये अलाउ किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ज़रूरत पड़ने पर हम लोग अपने टेरिटरी के बाहर से भी बोरो कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 292 में ऑलरेडी मेंशन्ड है। वहीं अगर हम लोग अपने कंट्री की बात करें तो अपने कंट्री में भी दो तरीके का इंटरनल डेट होता है। एक तो है मार्केटेबल डेट और एक है आपका नॉन मार्केटेबल डेट। तो मार्केटेबल डेट में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है ना कि गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज़ है, ट्रेजरी बिल है, जो कि यहाँ पे ऑक्शन के थ्रू आपका इशू किया जाता है। आप लोग को पता है कि जब भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड इशू कर देते हैं, जीसेक इशू करते हैं। जीसेक क्या है? जस्ट लाइक अ बॉन्ड। ट्रेजरी बिल है जिसको टी बिल बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए टी बिल, शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज करने के लिए जो है ट्रेजरी बिल यहाँ पे आपका इशू किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि पैसे बोरो करते हैं तो ये कहीं ना कहीं डेट में ही काउंट होता है। नॉन मार्केटेबल डेट कहे तो हाँ, मार्केटेबल डेट कहने का मतलब क्या होता है कि ये आपका मार्केट के पर्पज़ से, यानी कि मार्केट में आपका जो फंड रेज करना है किसी भी पर्पज़ से, तो उसमें आपका जो है टी बिल होता है, मीन्स मार्केटेबल डेट होता है। नॉन मार्केटेबल डेट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इंटरमीडिएट आपका ट्रेजरी बिल है, यानी कि 14 डेज़ का जो यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल है ये इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, पुदुचेरी के यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ को और कुछ सेलेक्टेड सेंट्रल बैंक्स को। स्पेशल यहाँ पे सिक्योरिटीज़ है जो कि आपका स्मॉल सेविंग के अगेंस्ट में इशू किया जाता है। कुछ यहाँ पे आपको इशू करते हुए दिखेगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक को भी, एग्जिम बैंक को भी, ये सारी जगह पे अगर ये इशू किया जाता है तो इसको हम लोग नॉन मार्केटेबल डेट कहते हैं। जब यहाँ पे आपका मार्केट डेट में कहने का मतलब है कि जैसे टी बिल वगैरह है, सिक्योरिटी है, जीसेक वगैरह है, ये सब अगर आपका यहाँ पे इशू किया जाता है तो वो मार्केट से फंड रेज करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे आपका अपने ही कंट्रीज़ में स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है या फिर आपके बैंकों वगैरह को दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, एग्जिम बैंक है, इन सबको यहाँ पे इशू कराया जाता है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन मार्केटेबल आपका डेट है। ओके, तो इस तरीके से पूरा कैटेगरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये स्टैटिक पोर्शन आपका यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं कि रिसेंट ट्रेंड क्या है गवर्नमेंट के डेट में। ओके, तो रिसेंट ट्रेंड क्या क्या है, कुछ पैरामीटर्स देखते हैं और इसी तरीके से आप लोग जीडीपी का देख सकते हो कि 17-18 में कितना था, और इस तरीके से रिमार्क भी देख सकते हैं कि कहाँ हमारी डिक्रीज़ हुई है, कहाँ हमारी बढ़ी है। पब्लिक डेट की बात करें जो कि आप लोग देख लियो पब्लिक डेट, तो इसमें पहले 41% था, फिर ये घटा है, ठीक है, 40% हो गया। इंटरनल डेट की बात करें तो ये भी हमारा घटा है, 37.4 से 37.3 है। मार्केटेबल डेट अगर देखें तो ये भी घटा है, लेकिन नॉन मार्केटेबल डेट है ये बढ़ गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको कि हमारा नॉन मार्केटेबल डेट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं इसमें कि जो यहाँ पे आपका ये जीसेक, टी बिल, ये सारी चीज़ें जो इशू की जा रही है ये हमारे गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को किया जाता है, पुदुचेरी की यूनियन टेरिटरी में किया जा रहा है, सेंट्रल बैंक वगैरह में किया जा रहा है। तो ये हमारे ही कंट्री में इस तरीके से नॉन मार्केटेबल डेट इस तरीके का इशू किया जा रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो इस कैटेगरी में हमारा बढ़ते गया है नॉन मार्केटेबल डेट में, बाकी सब में ये आपका घटते गया है। तो ध्यान रखिएगा कि किस कैटेगरी में आपका बढ़ा है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं किस तरीके से जो हमारा गवर्नमेंट की डेट को मैनेज किया जा रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है, अच्छा इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको चीज़ों को समझने में। फर्स्ट टर्म्स इज़ डेट टू जीडीपी रेशियो। जैसे डेट टू जीडीपी रेशियो ये क्या है कि रेशियो है कंट्री की पब्लिक डेट का, जो कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। एक सेकेंड, पब्लिक डेट आप देख सकते हो कि कितना है यहाँ पे 40% तक है, और उसी का हम लोग देखेंगे कि जीडीपी कितना है, यानी कि हमारे कंट्री में पब्लिक डेट जो 40% है और जीडीपी कितना यहाँ पे निकल कर आया है। जैसे कि हमारी जीडीपी जो है 7% होती है, तो इसका रेशियो कितना है इस तरीके से निकाला जाता है, तो इसको हम लोग डेट टू जीडीपी रेशियो कहते हैं। रोल ओवर रिस्क की बात करें तो ये रिस्क है जो कि अगर हम लोग डेट को रीफाइनेंस करते हैं, जैसे कहीं से भी कर्जे लिए हैं हम लोग, तो उसको फिर हम लोग रीपेमेंट करते हैं, तो कितना रीपेमेंट कर पा रहे हैं, यानी कि रिस्क है कि नहीं कि हम लोग उस कर्जे को वापस कर पाए। जैसे कि फार्मर्स का आप लोग देखते हो कि वो लोन तो ले लेते हैं लेकिन समटाइम्स उस कंडीशन में नहीं होते कि वो लोन को रीपेमेंट कर पाए, तो वो क्या है ना कि रिस्क होता है। तो कितना रिस्क है वहाँ, यहाँ पे इस चीज़ों को यहाँ पे हम लोग रोल ओवर रिस्क कहते हैं। करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अगर हम लोग देखें, इसमें क्या है ना कि आपका वल्नरेबिलिटी है, यानी कि जो डेट पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो अगर डिप्रिशिएशन हो जाती है वर्सेस जो यहाँ पे आपकी डिनोमिनेशन है, करेंसी की जो डिनोमिनेशन एक्सटर्नल लोन की, उसके बीच में यहाँ पे आपका डेट देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 2019 में $1
इज इक्वल टू कितनी थी, 74 रुपीज़ थी, ठीक है। वही अगर 2020 में देखें तो यहाँ पे क्या हो गया कि $1 हमारी कितनी हो गई, यहाँ पे 76 रुपीज़ हो गई, यानी कि 2 रुपया हमारा जो है ना यहाँ पे बढ़ चुका है और हमारी जो रुपीज़ की वैल्यू है वो यहाँ पे घट चुकी है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे कर्जा जो है ना और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। 2019 में अगर हम लोग यूएस से इम्पोर्ट कर रहे थे यहाँ पे स्टील, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे $1 का कितना देना पड़ रहा था, 74 देना पड़ रहा था। वही अगर 2020 में अगर हम लोग यूएस से स्टील अगर इम्पोर्ट करते हैं तो आज के डेट में हमें कितना देना पड़ रहा है, 76 देना पड़ रहा है। इट मीन्स कि यूएस को $1 ही पे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कितना पे कर रहे हैं, तो 76 रुपीज़ पे कर रहे हैं, यानी कि हम लोग को घाटा हो रहा है, हमारी वैल्यू जो है रुपीज़ की कम हो रही है, तो हमारे घाटे हो रहे हैं, हमारा डिप्रिशिएशन हो रहा है। तो इस चीज़ से आप लोग समझ सकते हो कि करेंसी और जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है ये भी बढ़ता जाता है, क्योंकि अब क्या है, पहले पिछले साल क्या था कि 74 रुपीज़ थी, तो मे भी हम लोग जो भी यहाँ पे कर्ज वगैरह लिए थे तो उसको हम लोग जो है रीपे कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग 2 रुपया और महंगा हो गया, तो ये एक रिस्क हो जाता है कि क्या पता कि जब यहाँ पे वैल्यू हमारी कम हो गई रुपीज़ की, तो क्या पता हम रीपेमेंट कर पाए कि नहीं कर पाए। तो ये क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है। इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है उसके ऊपर एक इंटरेस्ट पेमेंट भी देना होता है। ये एक तरीके का रेशियो होता है, टोटल इंटरेस्ट पेमेंट जो भी यहाँ पे आपका डेट होता है रेवेन्यू रिसिप्ट का, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू बन रहे, जो आय आ रहे, उसके ऊपर जो है यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है। तो ये भी एक आप समझ सकते हो कि इसको इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, ठीक है, फ्लोटिंग रेट है, यानी कि यहाँ पर रेट आपका स्टेबलाइज नहीं होता है और ये वेरिएबल आपको कूपन रेट देखने को मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि बॉन्ड इशू किया जा रहा है, तो कोई बॉन्ड जो है ना आपका एक स्टैंडर्ड वैल्यू में ही इशू किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 50 रुपीज़ की बॉन्ड है, तो हर कोई इसी रुपीज़ में खरीदेगा। लेकिन इस तरीके का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड कहने का क्या मतलब है ना कि यहाँ पे 15 रुपीज़ का भी आपको सेम बॉन्ड देखने को मिलेगा, 5 रुपीज़ का भी आपको सेम बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो आप लोग जितने भी यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल हो, जिस हिसाब का आप बॉन्ड खरीद सकते हो उस रेट में आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की बात करें, फिस्कल डेफिसिट का कहने का क्या मतलब है कि जैसे सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है, यानी कि सरकार के पास जितना रेवेन्यू आ रहा है और सरकार कितना खर्च कर रहे हैं, उसी का यहाँ पे डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। लेकिन डेफिसिट फिस्कल कहते हैं। डेफिसिट कब होता है, जब यहाँ पे सरकार की एक्सपेंडिचर बढ़ गई और रेवेन्यू घट गया। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास जो है एक मंथ का 5,000 यहाँ पे घर से आ रहा है, तो 5,000 आपके घर से आ रहा है और आपने जो है 5,000 आपका रेवेन्यू है और आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो 6,000। इट मीन्स क्या हो गया कि आप 1,000 कहीं ना कहीं से बोरो ही किए होंगे, अपने दोस्त से मांग लिए, रिश्तेदार से मांग लिए, तो इस तरीके से आप लोग मांग लिए, तो 1,000 जो है आपके ऊपर कर्ज हो गया और ये क्या हो गया कि आपके पास क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, पैसे की कमी हो गई। अब जब नेक्स्ट मंथ आपके पास पैसा आएगा तो आपको जो है ये रिटर्न करना होगा 1,000 रुपये, है कि नहीं। तो ये चीज़ सरकार के साथ भी होता है। अब ये ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि ये टोटल एक्सपेंडिचर देखा जाता है, वो भी नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट में। सेकंड नेक्स्ट है यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट, यानी कि कुछ शॉर्ट टर्म कर्ज भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ डेट है जो कि यहाँ पे नेक्स्ट 12 मंथ में, यानी कि अगले एक साल में जो मैच्योर हो जाता है उसको यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट कहते हैं। इसमें 14 डेज इंटरमीडियरी आपका जो ट्रेजरी बिल है वो भी इंक्लूड है, रेगुलर ट्रेजरी बिल भी होता है, डेटेड सिक्योरिटीज़ भी होती है जो कि एक साल में आपका मैच्योर हो जाता है। टी बिल की बात करें तो टी बिल जो है एक डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प करती है कि अगर उनके कैश फ्लो में मिसमैच देखने को मिलता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए इसको मैनेज कर लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टी बिल आपका यहाँ पे इशू किया जाता है तो ये आपका 3 टेन्योर में किया जाता है, 91 डेज़ का है, 182 डेज़ का है और 364 डेज़ का है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 14 डेज़ की जो यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल है ये नॉन मार्केटेबल मेजर इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और इसमें जितने भी शॉर्ट टर्म के जो सरप्लस कैश है ये आपका डिप्लॉय किया जाता है और ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में होता है। तो ये आपकी जो पॉइंट है 14 डेज़ की जो यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि अगर आप लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो पॉइंट्स अगर क्लियर है तो अब आपको ये समझने में आसानी होगा कि गवर्नमेंट के जो कर्जे है ना उसको मैनेज करने में कितना सिग्निफिकेंस आ रहा है, कितना यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहला क्या है ना कि इससे क्या है ना कि इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस में अफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि जब अगर मान लीजिए कि आपको किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, सिंगापुर में इन्वेस्ट करना है, तो आप वहाँ पे ज़रूर देखने वाले हैं कि वहाँ की सरकार की जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो कितना बेटर है, सरकार कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं, कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखोगे। जब आप देखोगे कि ठीक है कंट्री घाटे में नहीं है, सिंगापुर में घाटे में नहीं है, वहाँ की सरकार जो है ना अच्छी तरीके से वो अपने फिस्कल मैनेज भी करके चल रहे हैं, ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं और बोरो कम कर रहे हैं, बोरो भी ज़्यादा कर रहे हैं और रेवेन्यू उनको कम आ रहा है, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट
हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप सारी चीज़ें पॉजिटिव देखोगे तो आप उस कंट्री में ना इन्वेस्ट करने से डरोगे नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पैसा भी वहाँ पे डूब जाएगा। तो इससे क्या होता है ना कि यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बूस्टअप किया जाता है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो दो तरीके से आते हैं, या तो एफडीआई से आते हैं या एफआईआई से आते हैं। कहने का मतलब है कि एफडीआई जो है ये आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एफपीआई या एफआईआई कह सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आपका है, या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो आप इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और एफडीआई जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि जो फिजिकल कैपेबिलिटीज़ है गवर्नमेंट की वो इम्पैक्ट होती है। जैसे जैसे बोरो बढ़ते जाता है यानी कि कर्जे बढ़ते जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना होता है। तो इससे क्या हो पाता है कि ग्रेटर परसेंटेज जो टैक्स रेवेन्यू का है वो यहाँ पे कहाँ चला जाता है, वो डेट इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास जो है आपके पास घर से 2,000 आ रहा है और आपने खर्चा कितना कर दिया, 10,000 कर दिया, ठीक है। तो 8,000 जो है आपने बोरो किया, 8 के आपने बोरो किया दूसरे से। अब यहाँ पे नेक्स्ट मंथ जब आपको 2,000 आएगा तो इससे क्या होगा कि आपको जितना रेवेन्यू आ रहा है उसमें आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पे क्या करने में रह जाओगे, आपका जो यहाँ पे इतना ह्यूज डेट है आप उसी को भरने में रह जाओगे। आप कुछ और काम तो नहीं कर पाओगे, कुछ चीज़ें खरीद नहीं पाओगे, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। क्या कर रहे हो आप, जो यहाँ पे डेट रखे हो उसी को रीपेमेंट करने में चला गया। तो इससे क्या होता है कि फिजिकल कैपेबिलिटीज़ जो गवर्नमेंट की होती है कि वो उस पैसे को, जो रेवेन्यू आ रहा है उस पैसे को अच्छी जगह पे वो इन्वेस्ट कर सकते थे, सोशल सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं यहाँ पे डेट को रीपेमेंट करने में। तो ये भी प्रॉब्लम हो गई। क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है ना वो अगर गवर्नमेंट के पास है रैदर देन इन्वेस्ट इन द मार्केट, तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो है वो क्राउडिंग आउट होती है, जिससे कि हमारे इंडस्ट्रियल स्लो हो जाते हैं, कैपिटल एसेट ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लॉस हो जाता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, कहने का मतलब है कि जो पैसे यहाँ पे सरकार के पास आ रहे हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा, तो सरकार के पास पैसे आ रहे हैं लेकिन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि रेवेन्यू जो है सरकार का वो बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है, लेकिन सरकार क्या करते हैं कि सरकार के पास पैसा आता है तो सरकार को इन्वेस्ट करना होता है, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी वाली चीज़ों में स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स को जो है ना वो उनको यहाँ पे आगे आना चाहिए। लेकिन जब इस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी आगे नहीं आते तो इससे क्या होता है कि हमारे इंडस्ट्रियल और जो कैपिटल एसेट ग्रोथ हो सकता था वो यहाँ पे आपका स्लो हो जाता है और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट कैसे होती है, जब सरकार इन्वेस्ट करेगी, जब सरकार अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी, तब ना यहाँ पे आपको जो है लोगों को यहाँ पे जॉब मिल पाएगा। सरकार के पास पैसे बनते जा रहे हैं, सरकार अपने पैसे को सेव करते जा रहे हैं, वो ना मार्केट में इन्वेस्ट करे ना कहीं इन्वेस्ट करे। कॉर्पोरेट सेक्टर भी है यहाँ पे पुल आउट कर गया है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहे। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो इकॉनमी है उसमें बैड इम्पैक्ट पड़ता है। फिजिकल रिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा कमर्शियल बैंक में, जब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर लेते हैं तो इससे क्या होता है ना कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जीसेक को परचेज करे, जिससे कि जो कैपिटल अवेलेबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर्स की वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है और इससे जो बैंक को प्रॉफिट मिलता है ना वो यहाँ पे कम हो जाता है या फिर कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल रिप्रेशन देखने को मिलता है, यानी कि सरकार बोरो तो कर रहा है और प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे फोर्स पड़ रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक को कि वो यहाँ पे जीसेक को परचेज करे, जिससे कि उनकी जो कैपिटल अवेलेबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर्स के पास, प्राइवेट सेक्टर्स को, तो वो यहाँ पे कम हो सके। नेक्स्ट है कि इन्फ्लेशनरी यहाँ पे प्रेशर होता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाई डेट जब होता है तो गवर्नमेंट के पास ये ज़्यादा फोर्स होता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रिंट करना पड़ता है और इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है और उसके बाद जो रियल यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है वो घट जाता है। इन्फ्लेशन कहने का क्या मतलब है कि मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाना। जब मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाता है तो इसमें सरकार क्या करती है कि इन्फ्लेशन को घटाने के लिए जो है ना रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट बढ़ा देती है तो क्या होगा कि बैंक यहाँ पे ज़्यादा लेंड नहीं कर पाएंगे, कस्टमर यहाँ पे बोरो नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है तो ये बोरो नहीं कर पाते, लोगों के पास पैसे कम होने लगते हैं, ठीक है। और मार्केट से पैसा जो है ना वो बैंकों के पास, सरकार के पास जाने लगता है। तो यहाँ पे मार्केट में जो पैसा का जो बहुत ज़्यादा फ्लो हो चुका था वो कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है। एक्सचेंज रेट रिस्क हो जाता है क्योंकि जो डिमांड है डोमेस्टिक सिक्योरिटीज़ का वो यहाँ पे कम हो जाता है। अगर हम लोग फॉरेन सिक्योरिटीज़ के रिलेटिव देखें तो इससे क्या होता है ना कि एक्सचेंज रेट जो है ना वो यहाँ पे डाउन होते जाता है और हमारी जो डोमेस्टिक करेंसीज़ की जो वैल्यू है वो वीक हो जाती है।
हायर टैक्स हो जाता है फ्यूचर में। अगर डेट टू जीडीपी रेशियो अगर यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ते गया तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो टैक्सेस बढ़ाएं और लिमिट कर दे, अपने खर्चे को जो है वो लिमिट कर दे, जिससे कि जो उनका डेट लेवल आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर में है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। यानी कि कर्जे जो है सरकार ने भर भर के कर लिए, अब सरकार क्या कर रहे हैं कि वो यहाँ पे टैक्स बढ़ा दे रहे हैं। टैक्स बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे लोगों के द्वारा जो यहाँ रेवेन्यू है, लोगों के द्वारा जो टैक्स बढ़ा जाएगा तो सरकार के पास ये पैसे ज़्यादा आएंगे, और सरकार के पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो सरकार क्या करेगी कि यहाँ पे जितने कर्जे हैं उसको वो भर पाएगी। वल्नरेबिलिटी है वॉलेटाइल इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का, यानी कि जो एक्सटर्नल डेट है जो एक्सपोज हो रहा है इकॉनमी को, और ये जो एक्सपोज इकॉनमी कर रही है वो कहाँ, तो कैपिटल फ्लाइट के लिए, तो ये हायर शेयर आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में। आप देखोगे तो जो यहाँ पे प्राइस की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो ये सारा जो चीज़ है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये सारी जो है सिग्निफिकेंस है अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इस तरीके से डेट को मैनेज करते हैं। तो क्या क्या अप्रोचेस है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो यहाँ पे डेट मैनेजमेंट को सस्टेनेबल तरीके से लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले कि आपको पता है कि यहाँ पे डेट को मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी बनाया गया है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो यहाँ पे स्टैट्यूटरी जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी है उसको वो बनाएंगे, और ये इंडिया की एक्सटर्नल और जो डोमेस्टिक डेट है वो दोनों को देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप यही है इस डायरेक्शन में कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल को यहाँ पे स्टैब्लिश करना है, और वो ये एक एडवाइजरी बॉडी होंगे, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट को सिर्फ यहाँ पे एडवाइस किया जाएगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करेंगे, और ये जो काम किया गया था 2016 में। सेकेंड है कि गवर्नमेंट की मीडियम टर्म जो यहाँ पे डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है 2019 से 22 तक का, बहुत सारे स्टेप्स भी ये लिया जाएगा इसके अंदर, और 3 ब्रॉड यहाँ पे पिलर है। क्या क्या पिलर है, तो पहला है यहाँ पे कि लो कॉस्ट बोरोविंग है, यानी कि सस्ते दाम में बोरो करना है। सेकंड है कि रिस्क मिटिगेशन है, यानी कि कितना रिस्क ले सकती है सरकार उसको एनालाइज करेगी। थर्ड है कि मार्केट डेवलपमेंट करना है। ये 3 तरीके से यहाँ पे 3 पिलर यहाँ पे रखा गया है, जो कि मार्केट गवर्नमेंट की जो मीडियम टर्म यहाँ पे आपका डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी उसी के अंदर है। लो कॉस्ट बोरोविंग है, कहने का मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में उसको रैशनलाइज किया जाएगा, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भी जैसे कि पीएफ वगैरह है, स्पेशल सिक्योरिटीज़ दी जाती है, तो ये सारा काम जो है इंटरेस्ट रेट को देखते हुए किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो दूसरे डिविजन्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का है उसको भी एडवाइस किया जाएगा, और साथ ही साथ कुछ एक्सटर्नल लोन जो है ना उनको नेगोशिएट की जाएगी, उनके कॉस्ट को लेकर, टेन्योर को लेकर और करेंसी को लेकर। साथ ही साथ रिस्क मिटिगेट करना है, यानी कि यहाँ पे कुछ जो है सर्टेन इंडिकेटर्स के लिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म डेट में कितना शेयर है, एक्सटर्नल डेट में कितना शेयर है, फ्लोटिंग रेट डेट कितना है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा, और जो मिनिमम स्किल रिस्क है, यानी कि कम से कम जो रिस्क है ना वो यहाँ पे आपका देखा जाएगा और उसी को मैनेज किया जाएगा। मार्केट डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहला है कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है कि मार्केट में बोरोविंग प्रोग्राम कितना है, रेगुलर इन्वेस्टर्स इंटरैक्शंस होना चाहिए, कंसल्टेशंस होना चाहिए दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ, और एक वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो यहाँ पे इशू करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को हेल्प हो सके। साथ ही एक बेंचमार्क भी यहाँ पे क्रिएट करना है जितना भी डिजायर्ड यहाँ पे टेन्योर्स हो, और सपोर्ट करना है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बेस है उनके यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। तो ये 3 पिलर यहाँ पे सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। अब इंडिया की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, वो भी किसमें, तो डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इंडिकेटर्स जो यहाँ पे डेट सस्टेनेबिलिटी का है उसके ऊपर जो है इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है। तो कुछ अगर स्टेटस पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो आज के डेट में गवर्नमेंट की जो डेट पोर्टफोलियो है ना वो इस तरीके से है। सबसे पहले जो डेट टू जीडीपी रेशियो आप देखोगे तो वो कम हुआ है, यानी कि 2011-12 में 47.5% था, वही 2018-19 में 45.7% आ गया है। क्रॉस फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये भी आपका कम हुआ है 2012-13 के कंपैरिजन में। शेयर ऑफ जो शॉर्ट टर्म डेट है ये आप देखोगे कि ये सेफ लिमिट के अंदर है, और ये आपका जो है कुछ 2012 के बाद से थोड़ा राइज हो रहा है। गवर्नमेंट अगर हम लोग देखें तो ये एक स्ट्रैटेजी लेकर चल रहा है जिसमें कि यहाँ पे मैच्योरिटी जो इलोंगेटिंग जो मैच्योरिटी है, जिससे कि रोल ओवर रिस्क को यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। तो आप लोग देखोगे कि 69% जो टोटल सिक्योरिटी है वो यहाँ पे 2018-19 में इशू किया गया था, और इसकी जो मैच्योरिटी बकेट है वो कितना है, तो 10 साल या फिर इससे भी ज़्यादा है। तो ये एक जो है इसके ऊपर काम किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट का डेट है वो यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में है, और साथ ही साथ यहाँ पे लोअर जो शेयर ऑफ एक्सटर्नल डेट है, यानी कि जो करेंसी रिस्क है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपका कम है, यानी कि जो एक्सटर्नल डेट बाहर से जो बाहर की कंट्री से जो यहाँ पे बोरो किया गया उसका शेयर बहुत कम है। रेशियो अगर हम लोग देखें इंटरेस्ट पेमेंट का, वो भी यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो 2018-19 में 37% है, वहीं अगर 2012-13 की देखें तो 35% था। यानी कि जो इंटरेस्ट हम लोग आज के डेट में पे कर रहे हैं, जितना सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है वो आज के डेट
में हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की यानी कि राज्य सरकार की यहाँ पे डेट की बात करें तो डेट टू जीडीपी रेशियो अगर हम लोग हर एक स्टेट का देखें तो वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया है, कम हो गया है। 2018 में 25% था, 2019 में 24% आ गया है। वहीं अगर हम लोग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ देखें स्टेट गवर्नमेंट का तो वो भी आप लोग देखोगे कि डबल डिजिट में ग्रोथ हो रहा है। और शेयर अगर हम लोग देखें पब्लिक डेट का तो वो भी यहाँ पे ओवरऑल जो डेट पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे जो है आपका 19% जो उनका जीडीपी का है वो इससे बना हुआ है। इसी में अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर्स में पब्लिक डेट अगर हम लोग देखें तो मार्केट बोरोइंग का जो शेयर है वो बढ़ता गया है। और जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से जो यहाँ पे बोरो किया जा रहा है वो यहाँ पे अभी घटा है। लोन अगर हम लोग सेंटर से देखें क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लोन भी लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो यहाँ पे आपका घटा है ओवर द ईयर और यहाँ पे 3.7% है टोटल लाइबिलिटीज़ अगर 2019 की देखें तो। ओके, तो यहाँ पे आपका पूरा ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना इसको ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा और देखिएगा कि सरकार के यहाँ पे डेट जो है ना ये वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल है इकॉनमी के लिए, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे आपको सारे टर्म्स का मीनिंग पता चल रहा है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। और सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोग को सारे डेटाज मिल गए, यानी कि मेन जो प्रॉब्लम है सरकार के पास वो तो कर्जे का ही है क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा कर्जे में जाती है। हमारे यहाँ फिजिकल डेफिसिट कितने सालों से कहा जा रहा है कि फिजिकल डेफिसिट कम करना है, बट कम करती भी है सरकार लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि फिर फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। जैसे अभी भी आप देख सकते हो कि कोविड के कारण हमारी फिजिकल डेफिसिट जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो हो ही गई होगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में बन जाता है। दो स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट में ये होगा कि ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो है वो लास्ट ईयर से आपका बढ़ गया है, तो आप लोग देख सकते हो कि घट गया है, नहीं बढ़ा नहीं है, घट गया है। वहीं अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट की डेट टू जीडीपी रेशियो देखोगे तो ये बढ़ गया है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट बन जाता है और आप ट्रैप हो जाते हो उसी में और आप लोगों को समझ में नहीं आता कि इस तरीके का स्टेटमेंट कहाँ से आता है। तो इस तरीके से मैगजीन को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ना तो कभी भी किसी भी तरीके का आप लोग को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि है सरफेसी एक्ट, और इसमें आप लोग को अगेन बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलेगा। एनपीएस से रिलेटेड हम लोग काफ़ी चीज़ें देखने वाले। सरफेसी एक्ट आया क्यों था, क्या इसका काम है, अब क्यों न्यूज़ में है, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशन है तो कमेंट भी, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल मॉर्निंग में आपको फिर से टेस्ट देखने को मिलेगा। सेकंड टेस्ट है जीएस पेपर 1 की आपकी होने वाली, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की क्वेश्चंस मिलने वाली है। तो 9 बजे जो है आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा, उस समय आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रात के 9 बजे आप लोग को जो है आंसर, मॉडल आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।